नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पॉलिटी लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं और पॉलिटी लेक्चर में आज का लेक्चर नंबर 4 है, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो संविधान निर्माण हुआ था, संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, कौन कौन से ऐसे एक्ट आए थे जिनके मदद से धीरे धीरे संविधान का निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, और आगे चल के जब हम आजाद हो जाते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से एक नए संविधान का गठन करते हैं। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट एक्ट थे उनके डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे थे। 1857 की क्रांति होने के पहले तक हमारे यहाँ डायरेक्ट जो शासन कर रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरीके से भारत में शासन कर रही थी, लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति आती है तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत का शासन अपने हाथों में लेना पड़ता है, और इसीलिए 1858 से लेकर के 1947 तक जितने भी एक्ट्स आते हैं वो डायरेक्ट क्राउन के शासन में होते हैं। मतलब हमारा शासन सीधे ब्रिटेन की संसद द्वारा किया जा रहा था। तो पूरे के पूरे शासन को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और उसके बाद क्राउन रूल, मतलब जो सम्राट का शासन भारत पे हो रहा था, जो ब्रिटिश संसद का शासन था, उसको डिवाइड किया था। आपको याद हो हम लोगों ने 3 लेक्चर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट्स आए थे और कुछ अधिनियम आए थे उनकी चर्चा कर चुके हैं। आज की कहानी हमारी स्टार्ट होगी क्राउन रूल, मतलब कि जो ब्रिटिश की संसद का डायरेक्ट शासन भारत पर हो रहा है, उसके अंतर्गत हम लोग अधिनियम की पढ़ाई करेंगे, उसे पढ़ेंगे। तो उस सीरीज में जो पहला अधिनियम आज मुझे पढ़ना है या आप सभी को पढ़ना है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मतलब भारत शासन अधिनियम। कौन सा? 1858। 1857 की क्रांति हुई है, तो 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम भारत भेजने का मतलब यही है कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो, और अगर हो भी तो कुछ उसके प्रावधान अपने पास पहले से होने चाहिए। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो वहां के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है लॉर्ड पाल्मस्टन ने फरवरी 1858 में यही अधिनियम 1858 का जो अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम, वो संसद में रखा। लेकिन किसी कारण से इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और इनके शासनकाल में ये चीज पारित नहीं हो पाता है, और उसी समय उसके बाद के प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के लॉर्ड डर्बी के शासनकाल में वही अधिनियम दोबारा अगस्त में संसद में पारित होता है, और उस समय ये कौन प्रधानमंत्री हैं? लॉर्ड डर्बी हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंट तो किया था, प्रस्तुत तो किया था पहली बार किसने? लॉर्ड पाल्मस्टन ने, बट इन्हें रिजाइन करना पड़ जाता है, और फिर जो नए प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी बनते हैं उनके शासनकाल में 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है भारत आता है। इसी भारत शासन अधिनियम 1858 को गुड गवर्नेंस का एक्ट भी कहा जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ना, अच्छे शासन का अधिनियम। तो किसे कहा जाता है? वो 1858 के शासन को ही गुड गवर्नेंस का अधिनियम या एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा जाता है। एक्ट का मतलब अधिनियम एंड गुड गवर्नेंस का मतलब सुशासन, ठीक है ना, बेहतर जो शासन होता है, सुशासन का अधिनियम भी 1858 के एक्ट को ही कहते हैं। इसलिए बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज गुड गवर्नेंस एक्ट, या किसको सुशासन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है निम्नलिखित अधिनियमों में से। तो वहां रेगुलेटिंग एक्ट दिया होगा 1773 का दिया होगा, 1784 दे सकता है, और एक ऑप्शन में 1858 होगा। तो आपको यही उत्तर लगाना है। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया है, इसके कुछ फीचर्स होंगे, कुछ इसके मेन बातें होंगी जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि अभी तक हमारे ऊपर किसका शासन चल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था। तो जैसे ही 1858 का ये अधिनियम आता है तो सबसे पहले समाप्त कर दिया जाता है किसके शासन को? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को। ईस्ट इंडिया के जो कंपनी थी वो अभी तक 1857 तक की क्रांति तक उसका शासन था, और उसे उस शासन को समाप्त कर दिया जाता है। अब हम डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ जाते हैं? अब हम डायरेक्ट ब्रिटेन की संसद के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब समाप्त हो रही है तो उसके जो रेगुलेटिंग बॉडीज थी, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे और बोर्ड ऑफ क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे।
राइट। तो इन्हें समाप्त कर दिया गया। इन्हें अबॉलिश कर देने का मतलब उनके जो क्या कहते हैं नियंत्रक जो इकाइयां थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाता है। तो दो बड़ी घटना हुई, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया गया भारत से, और उसके साथ ही साथ क्या कर दिया गया, उनकी जो नियंत्रक इकाइयां थी दोनों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर, दोनों को समाप्त कर दिया गया। और जो भारत में अभी तक गवर्नर जनरल आते थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्हें गवर्नर जनरल के रूप में भेजती थी, उनका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वायसराय और गवर्नर जनरल। ये जो गवर्नर जनरल हो रहा है ना, ये गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि हुआ करता था जो भारत में शासन करता था। लेकिन ये जो वायसराय आ रहा है, ये डायरेक्ट किसका प्रतिनिधि है, ये डायरेक्ट जो है ब्रिटिश के सम्राट का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश है। तो ये डायरेक्ट किसका, वायसराय किसका प्रतिनिधि है, ये ब्रिटेन की सरकार का प्रतिनिधि है। और गवर्नर जनरल किसका प्रतिनिधि था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही तो फिर सम्राट के अधीन कौन है, यहाँ पे वायसराय है। हालांकि जो अपने अंतिम गवर्नर जनरल है वही पहले वायसराय होते हैं, लेकिन अब उनका डायरेक्ट जो लिंक है वो कहां से है, वो संसद से है, ब्रिटेन की सरकार से है। ठीक है। तो अब एक और चीज की गई कि एक नई ऑफिस का निर्माण किया गया। जब भाई वायसराय होगा तो वायसराय को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिस जो है इंग्लैंड में बनाई जाएगी, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को तो समाप्त कर दिया गया है। तो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, सचिव का एक ऑफिस बनाया जाता है, एक सचिव की नियुक्ति की जाती है वहां पे ब्रिटेन में। और वो सचिव किसका होगा, भारत का सचिव होगा जो इंग्लैंड में बैठेगा। और ये जो सचिव होगा ना, वो कहां का मेंबर होगा, ब्रिटिश की कैबिनेट का मेंबर होगा। आवश्यक था कि सचिव वही व्यक्ति बन सकता है जो ब्रिटेन की संसद का सदस्य होगा। तो ये ब्रिटेन की संसद का सदस्य ये ब्रिटेन में ही इंग्लैंड में बैठेगा और ये भारत की जितनी भी गतिविधियां होंगी उसकी जानकारी रखेगा। तो सचिव, अब जैसे पहले नियंत्रक इकाइयां कौन सी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब उसकी जगह पे किसकी नियुक्ति होगी, सचिव की नियुक्ति हो गई है। और उस सचिव को सजेशन के लिए, मतलब उसको सलाहकारी समिति के लिए एक 15 मेंबर की एक काउंसिल, परिषद उसकी बना दी जाती है। तो सचिव और 15 सदस्यों की जो परिषद है वो मिलकर के भारत की गतिविधियों को इंग्लैंड से देखेंगे। ये जो 15 मेंबर के लोग बने हैं ना, ये 15 मेंबर की जो समितियां हैं, जिसमें से 8 मेंबर जो होगा वो सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और जो 7 मेंबर होंगे ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, 24 लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ पा रहा है कि उन्होंने जो इकाइयां थी समाप्त की और उसके बाद मेंबर्स 15 मेंबर की एक कमेटी बनाई और उसे सलाहकारी समिति रख दिया, किसके लिए, सचिव के लिए, एक नई ऑफिस जो बन रही है। अब जो आपके पहले वायसराय बनते हैं उनका नाम क्या है, लॉर्ड कैनिंग। यही अंतिम गवर्नर जनरल भी रहते हैं और ये प्रथम वायसराय भी बनते हैं। ये वायसराय कौन होता है मैं आपको पहले से बता चुका हूं, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है किसका, ब्रिटेन का डायरेक्ट। जो गवर्नर जनरल या क्या कहते हैं जो गवर्नर आया करते थे वो कंपनी के प्रतिनिधि थे, कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब ये डायरेक्ट किससे रिलेट करता है, सम्राट से रिलेट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा 1859 में पहली बार लॉर्ड कैनिंग ने ना पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया था, मतलब प्रेजेंट किया था, लागू नहीं हुआ है। ठीक है ना। 1858 में इन्होंने बस इंट्रोड्यूस किया है, लागू तो जाकर के अगले वाले अधिनियम में होगा जहां से उसको महत्व मिलेगा। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, जैसे आज आपके यहाँ मंत्रिमंडल की व्यवस्था होती है तो हर एक मंत्री को अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाता है, किस पोर्टफोलियो के मिनिस्टर है, मतलब मंत्रालय भी दिया जाता है। ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो है लॉर्ड कैनिंग की ही देन है। हालांकि उन्होंने दिया कब है, इंट्रोड्यूस कब किया है, 1859 में ही, मतलब कि 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ही। लेकिन ये पूरी तरह से स्वीकार जो है वो 1861 के अधिनियम में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसने दिया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए पोर्टफोलियो सिस्टम प्रस्तुत कब हुआ था, तब पर भी 1859 में प्रस्तुत हुआ था। लेकिन कहा जाए पोर्टफोलियो सिस्टम किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था, तो 1861 का जो अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम, उसके द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लागू हुआ था। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ फैक्ट्स, जैसे मैंने कहा 1858 के अधिनियम ने क्या किया, सबसे पहली बात करी कि कंपनी शासन को खत्म कर दिया। कंपनी शासन को खत्म किया तो जो भारत का संचालन था वो कंपनी नहीं कर रही थी, तो भारत का संचालन कौन कर रहा है, सचिव कर रहा है। और
उसके साथ कौन कर रहा है, 15 सदस्यों की एक परिषद, कमेटी बनी हुई है, काउंसिल बनी हुई है, और वो लोग मिल करके भारत का प्रशासन चला रहे हैं। जो पहले कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। आपने इसके पहले अधिनियम में पढ़ा था कि द्वैत शासन लागू हुआ था, जिसमें से राजनीतिक मामले कोई और देख रहा था और प्रशासनिक मामले कोई और देख रहा था। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउट है कौन प्रशासनिक मामला देख रहा था, कौन राजनीतिक मामला देख रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे, तो आप पुराने लेक्चर्स को, मतलब लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 को देख लेंगे तो आपको चीजें कंटिन्यूटी में समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अब इसके बाद एक जब अधिनियम खत्म हो जाता है तो इसी से रिलेटेड एक और अधिनियम इंपॉर्टेंट है, और वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, मतलब भारत परिषद अधिनियम 1861। एक नया अधिनियम भारत में आ रहा है। अब इस नए अधिनियम के कुछ फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां से क्वेश्चन में एग्जाम क्वेश्चन उठाता है। तो सबसे पहली बात, पहला क्या कहानी हो रही है कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है विधायी शक्तियां, विधि बनाने की शक्तियां, कानून बनाने की शक्तियां। आप एकदम परेशान मत होइए, भले ही अगर मैंने यहाँ पे मैटर इंग्लिश में लिख रखा है, आप उसे हिंदी में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से समझा के ही आगे बढ़ रहा हूं। विधायी जो शक्तियां थी, आप याद करिए कि सबसे पहले तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी, जो मद्रास थी, जो बॉम्बे थी, जो कलकत्ता थी, तीनों कानून बनाते थे। फिर केंद्रीकरण चालू किया सरकार ने, और जब ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीकरण चालू किया तो बंगाल के गवर्नर को ज्यादा शक्तियां दे दी, और फिर क्या कर दिया, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर के विधायी शक्तियों को छीन लिया। लेकिन उसके बाद 1861 में पुनः बॉम्बे और मद्रास को विधायी शक्तियां दे दी गई, दोबारा उनको पावर दे दी गई कि वो भी कानून बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, ये विधायी शक्तियां कब वापस ले ली गई थी, मतलब कब उनसे छीन ली गई थी? 1861 में तो पुनः दे दी गई है, इसका मतलब कभी ना कभी उससे छीनी गई होगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कब उनसे छीन ली गई थी, किस अधिनियम के द्वारा, राइट। अब उसके बाद और एक क्या काम किया गया, जो वायसराय था, जो नई नियुक्ति हुई है गवर्नर जनरल की जगह पे वायसराय आने लगे हैं, उनको अधिकार दे दिया गया क्या बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए। नियम ही बनाने के लिए नहीं दिया, बल्कि अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति आपातकाल के दौरान दे दी गई। जैसे वर्तमान समय में आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आपको राष्ट्रपति को 123 अनुच्छेद के तहत और राज्यपाल को 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आगे चल के इन पर डिस्कस करेंगे। वैसे ही वायसराय को क्या दे दिया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपसे पूछ लेता है किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मतलब देखो वायसराय कब से आ रहा है, 1858 से आ रहा है, तो पहली बार नहीं दिया गया, दूसरी बार 1858 के बाद 1861 वाले अधिनियम में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपातकाल के दौरान वायसराय को कब दी जाती है, 1861 के अधिनियम में। और क्या किया गया कि लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय है वर्तमान समय में, उन्होंने 3 भारतीयों को विधायी परिषद में, विधायिका में शामिल किया, नियम बनाने वालों में शामिल किया। अब से इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। पहले व्यक्ति है महाराज पटियाला, पटियाला के महाराज, और राजा बनारस के जो थे उनको, और तीसरी बात सर दिनकर राव को। तो ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें कहां शामिल कर दिया कैनिंग ने, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब कि विधायी परिषद में इन्हें शामिल कर लिया है। और उसके बाद एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोर्टफोलियो सिस्टम यहां पर लागू हो जाता है। इसका मतलब जो 1858 के अधिनियम में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे लागू नहीं किया गया था, वो 1861 के अधिनियम में लागू हो जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम लागू होने का मतलब है कि मंत्रियों को, व्यक्तियों को मंत्रालय दिया जाएगा। इसका मतलब है यहीं से मंत्रिमंडल व्यवस्था का उद्गम होता है, मतलब शुरुआत होती है। तो आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा मंत्रिमंडल व्यवस्था का, जो वर्तमान समय में जो मंत्रिमंडल है ना, उसकी व्यवस्था की नींव कहां से पड़ती है, तो उसकी व्यवस्था की नींव इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, मतलब भारत परिषद अधिनियम 1861 से पड़ती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जाननी जरूरी थी। अभी सारी बातें कंप्लीट नहीं है, 2 अधिनियम और हम लोग एक लेक्चर में पढ़ेंगे, और तब इतने 6-7 अधिनियम जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इन सारे अधिनियम से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जितने प्रश्न आते हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर हम लोग
साइमन कमीशन, इसके बाद हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म, फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। आपको मैं बताऊं कि जो मार्ले मिंटो सुधार आता है, तो मार्ले मिंटो सुधार देखिए 1858 के बाद आ रहा है ना, तो इसीलिए मार्ले जो है भारत के सचिव हैं जो इंग्लैंड में बैठते हैं, और मिंटो कौन है, भारत के वायसराय हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ सचिव की नियुक्ति हो चुकी थी, जैसा कि हम 1858 में देख रहे थे। राइट, तो इतनी सारी बातें जो जरूरी थी आपको जानने के लिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। कल के लेक्चर में, मतलब अगले वाले लेक्चर नंबर 5 में, हम लोग 2 और बची हुई चीजों को डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम लोग चले आएंगे पृष्ठभूमि को कंप्लीट करते हुए कुछ साइमन कमीशन के बारे में, या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर संविधान निर्माण शुरू करेंगे, मतलब संविधान सभा की चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा लेक्चर एक एक पॉइंट का नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई भी परीक्षा होगी। ठीक है, तो और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है बच्चों, तो आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर किया करिए और लोगों को बताया करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।